Afternoon, friends. This is Manish Khanilwal. I'm a mechanical engineer having total 36 years of experience, out of which 16 years I spent in auto sector, handling production, quality, maintenance, PPC, supply chain management. So first of all, Happy New Year to you all. आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट दो वर्ड से है, इन्वेंट्री और मैनेजमेंट। तो हम समझते हैं इन्वेंट्री और मैनेजमेंट ये दो वर्ड्स क्या हैं। इन्वेंट्री दोस्तों वो चीज होती है जिसमें हमारी लागत लग चुकी है और वो नेक्स्ट प्रोसेस का इंतजार कर रहा है। जैसे कि रॉ मटेरियल आया मेरे पास या कंपोनेंट्स मेरे पास बाहर से आए, वो वेट कर रहे हैं यूसेज के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको लेगा, उसको यूज करेगा और आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। ऐसे ही मैंने कुछ प्रोसेस करके रख लिया है जिसे हम WIP कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस, जिसमें पूरा हम लोगों ने मटेरियल फिनिश नहीं किया है लेकिन उसमें ऑपरेशंस करके मैंने रख लिए हैं। तो उसमें मेरी लागत लग चुकी है, कुछ ऑपरेशन कॉस्ट भी लग चुकी है उसमें, और रॉ मटेरियल कॉस्ट तो लग ही चुकी है उसमें। और एक होता है फिनिश गुड इन्वेंट्री, जिसमें हमने सब कुछ करके फिनिश गुड है, बिल्कुल तैयार है मार्केट में जाने के लिए, केवल ऑर्डर का वेट कर रहा है। तो ये तीनों इन्वेंट्री मेरी फिनिश गुड्स की है, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस की है या रॉ मटेरियल की, इसमें मेरे पैसे लग चुके हैं। सो दिस इज इन्वेंट्री बिकॉज आई हैव नॉट सोल्ड इट, दिस इज लाइंग विद मी। मैनेजमेंट दोस्तों एक कंप्लीट प्रोसेस है, राइट फ्रॉम ऑर्डरिंग। परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर करता है मटेरियल को, स्टोर्स उसे रिसीव करता है, उसे प्रॉपर्ली स्टोर करता है, फिर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको मांगता है तो वो इश्यू करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज करता है मटेरियल को, और उसके बाद जैसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको बेचा जाता है। सो दिस होल प्रोसेस राइट फ्रॉम ऑर्डरिंग टिल सेलिंग इज द मैनेजमेंट। और ये ऐसे किया जाता है जिससे कि मेरा पैसा कम से कम ब्लॉक हो। मेरे पास मटेरियल आए जिसमें लग चुका है, फटाफट मैं उसे बनाऊं और उसको सेल कर दूं। इन्वेंट्री सिस्टम क्या होते हैं? इन्वेंट्री सिस्टम दो टाइप के हैं, परपेचुअल और एक पीरियोडिक। परपेचुअल इन्वेंट्री वो होती है जो कि मॉनिटर हम करते हैं रोज के हिसाब से या लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे ही मैंने कोई मटेरियल इशू किया, उसको मैंने नोट कर लिया, कंप्यूटर पे डाल दिया, बची हुई इन्वेंट्री मेरे पास आ गई। आजकल अब तो ERP है, SAP है, जिसमें जैसे इशुएंस होता है ऑटोमेटिकली उसमें रिड्यूस हो जाता है मेरा स्टॉक और मेरे पास बची हुई क्वांटिटी मेरे कंप्यूटर पे दिखाता है। तो जो भी जैसे इसमें लिखा है रिकॉर्ड इज अपडेटेड विद ईच ट्रांजैक्शन, जैसे ही मैंने इशू किया है वैसे ही मैंने उसे पंच कर दिया कंप्यूटर पे। जहां पे ERP और SAP नहीं है वहां पे कंप्यूटर पे नॉर्मली लोग मैनुअल करते हैं पंच, और उनको पता रहता है हमेशा अब मुझे इस पार्ट का कितना मटेरियल बचा हुआ है। और जब मेरे को पता होता है मेरी इन्वेंट्री इस समय कितनी है, तो मेरे को इन्वेंट्री कॉस्ट का भी एकदम पता लग जाता है, क्योंकि इसको यूनिट कॉस्ट पता है मेरी। तो यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी है मेरे पास, और मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। और ये खाली रॉ मटेरियल के नहीं है, सेम जैसे WIP के लिए भी यही है। वर्क इन प्रोसेस के लिए किस स्टेज पे पड़ा है वहां तक की कॉस्टिंग होती है, कितना मटेरियल है मल्टीप्लाई कर लेंगे उसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिनिश गुड है, फाइनल मटेरियल है मेरा, उसकी कितनी कॉस्ट है, कितने पीस पड़े हुए हैं, कौन सा मॉडल है, उसके हिसाब से मेरे को पता लग जाता है मेरी इसमें कॉस्ट कितने हैं। तो एक तो होती है परपेचुअल, एक होती है पीरियोडिक। पीरियोडिक में हम लोग डिसाइड करते हैं 3 महीना, हर एक 3 महीने में या 1 महीने में या 1 साल में या 6 महीने में, जो भी हम डिसाइड करते हैं उस पीरियड पे हम लोग फिजिकली चेक करते हैं। आपको अभी याद होगा परपेचुअल हमने क्या किया है, इशू किया और नोट कर दिया कंप्यूटर पे। लेकिन पीरियोडिक में हम लोग क्या करते हैं, एक एक पार्ट को चेक करते हैं कि परपेचुअल के हिसाब से इसमें 467 पीस होने चाहिए, तो हम उसे काउंट करते हैं 467 है, प्लस है या माइनस है, निकलते हैं, डिफरेंस निकलता है हमेशा उसमें। तो वो हम लोग पीरियोडिक में एक्चुअल बिल्कुल चेक कर लेते हैं। एंड जब भी हमारे पास हम पीरियोडिक करते हैं वो ही रिकॉर्ड हमारा सही माना जाता है, बिकॉज वो फिजिकल चेकअप है।
और उसके हिसाब से फिर हम अपने सिस्टम में उसको चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास जो पीरियोडिक से हम लोग निकाल लेते हैं हमने हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका मतलब रॉ मटेरियल कितना लग चुका है, कितनी लेबर कॉस्ट लग चुकी है, कितनी डायरेक्ट कॉस्ट है, इसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं कि हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितनी है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि इन्वेंट्री के 3 लेवल रखे जाते हैं। मैक्सिमम लेवल, जिससे ऊपर मटेरियल हमारे पास कभी ना हो, मिनिमम लेवल जिससे नीचे कभी ना हो, और एक होता है रीऑर्डर लेवल कि जिस लेवल पे आके हम लोगों को ऑर्डर करना होता है। तो एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है जो आपको समझने में आसानी करेगा। कोई एक मटेरियल है जिसका जो डेली कंजम्पशन है वो 50 पीस है। आप टेबल में दे सकते हैं, हमने 50 डाला है। फैक्चुअल में ये ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये 40 भी होगा, कभी 51 भी होगा, कभी 60 भी होगा, कभी 75 भी होगा, कभी 25 भी होगा। फ्लक्चुएशन चलते हैं, बट ये मैं मान के चला हूं अपने लेवल सेट करने के लिए एवरेज मैंने 50 पीस की दी है। 50 पीस पर डे का कंजम्पशन है। इसका लीड टाइम है 6 दिन। 6 दिन लीड टाइम का मतलब जब मैंने ऑर्डर दिया, आज ऑर्डर दिया तो छठे दिन मेरे पास मटेरियल आ जाएगा। 7वां दिन नहीं होना चाहिए, 5 दिन में आ सकता है। मैक्सिमम लेवल 600 पीसेस, यानी कि 12 दिन, 50 पीस पर डे के हिसाब से 12 दिन, 12 वर्किंग डे, ये मेरा मैक्सिमम लेवल 600 पीस का है। मिनिमम लेवल 100 पीस, 2 दिन। मिनिमम लेवल मेरा यहां पे रहना चाहिए, इससे नीचे मेरे पास मटेरियल कभी होना नहीं चाहिए। और रीऑर्डर लेवल जो है वो 400 पीसेस का है। जब मेरे पास 8 दिन का मटेरियल बचा हो तो मैं उसको रीऑर्डर कर दूंगा। कितना रीऑर्डर करूंगा? फिर 8 दिन का 400 पीसेस का। आप ग्राफ देख सकते हैं इसमें, ये सब हाइपोथेटिकल है। जैसे पहली तारीख को सपोज मेरे पास 500 पीस थे इसके, दूसरी को 450 हुए, तीसरी को 400 हो गए। रीऑर्डर लेवल मेरा क्या है? 400। ये रेड सर्किल वाला रीऑर्डर है, मैंने इसको रीऑर्डर कर दिया। फिर अगले दिन कितने बचे? 350, फिर 300, फिर 250, फिर संडे आ गया। फिर 8 को 200 बचे। नाउ 1 2 3 4 5 6, सिक्स डे 9th है, यहां पे मेरे पास 400 पीस और आ गए। तो 8 तारीख को हमारे पास मॉर्निंग में 200 थे, 50 खर्च किए। 9 तारीख की सुबह हमारे पास कितने? 150। 150 में 400 ऐड कर दिए, 550। फिर 500, 450, 400, सेम ये साइकिल फिर रिपीट करती जाएगी। ऐसा हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला था, कि इसमें क्वांटिटी कभी कोई कम ज्यादा हो। अगर देखो क्वांटिटी हमारी कंज्यूम कम हो रही है तो निश्चित तौर पर मेरा जो रीऑर्डर लेवल है वो आगे बढ़ जाएगा। 400 से पहले रीऑर्डर नहीं करूंगा मैं। तो 450 के हिसाब से अब होता है, हो सकता है कुछ दिन बाद हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 400 जो पहले हो जाए। उस कंडीशन में अगर ज्यादा पहले हो जाता है और मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है कि वो 6 दिन का वेट करे, तो हम लोगों को प्रीमियम फ्रेट यूज करना पड़ता है। प्रीमियम फ्रेट में से बाई एयर मटेरियल, अगर एयर की सुविधा है, या ट्रेन से अगर पॉसिबल है, तो किसी भी तरीके से फिर हमें वो मटेरियल पहले मंगाना पड़ता है। ये चीज हमें ध्यान देनी होती है कि किस मटेरियल की कितना हम लोग मैक्सिमम मिनिमम लेवल रखें, सो दैट ये चीजें जो कभी कभी हो जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में प्रॉब्लम, उसको हम काउंटर कर सके। कभी क्वालिटी की वजह से भी दिक्कत आती है, उसके काउंटर करने के लिए भी हमारे पास इतना होना चाहिए कि अरेंजमेंट सारे हों। सप्लायर से हम बोलें भाई क्वालिटी प्रॉब्लम है कुछ है, तो ही कैन सेंड द मटेरियल बाय यूजिंग प्रीमियम फ्रेट। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। मैक्सिमम लेवल 600 का 12 दिन, मिनिमम लेवल 100 पीस 2 पीस। ये 500 पीस से मेरे पास, यहां से मेरी कंजम्पशन चालू हुई, यहां पे मैंने ऑर्डर दिया था, रीऑर्डर ये है। देन ये संडे आ गया, फिर 500 पीस आ गए थे, 550, फिर नीचे कम होना शुरू हो गए। फिर यहाँ जैसे ही 400 आया, ऑर्डर कर दिया, फिर ये संडे आ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मेरा मटेरियल आ गया, फिर ऊपर चला गया मैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी हमारा जो ग्राफ है, ये सब हमने मान के चले सब यूनिफॉर्म कंजम्पशन पे। बट इसमें अगर कोई चेंज होता है तो उसको चेंज कर लेते हैं, बट ये हम लोग
इंश्योर करते हैं कि हमारा जो मटेरियल का लेवल है वो हमारे मैक्सिमम लेवल से ऊपर ना जाए और मिनिमम लेवल से नीचे ना आए। फ्रेंड्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है एंड दैट इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में हम जो कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ए, बी एंड सी, बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। नॉर्मली ये देखा गया है कि 20% ऑफ द आइटम्स अकाउंट फॉर 70 to 80% ऑफ द टोटल कंजम्पशन वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 पार्ट यूज कर रहा हूं और पूरे साल में मेरी वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो उसमें 2 पार्ट ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू 7 से 8 लाख रुपए होगी। देन रिमेनिंग जो लोअर कॉस्ट आइटम होते हैं वो 30% के आसपास होते हैं, जिनको हम बी कैटेगरी में डालते हैं, और ये कंस्टिट्यूट करते हैं 20 to 15% ऑफ द कंजम्पशन वैल्यू। बाकी बचे 50% आइटम्स जो हैं दे अकाउंट फॉर 5 to 10% द टोटल कंजम्पशन वैल्यू। हम इसको एक एग्जांपल से भी देखेंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हम कोई एग्जांपल लेते हैं एबीसी एनालिसिस करने के लिए। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर की टेबल है सबसे पहले, उसमें पार्ट नंबर है हमारे, पार्ट नेम है 1 से 10 तक, कोई हमने पार्ट नेम ले लिए। उनकी कॉस्ट है हमारी 65, 100, 700, 130, कोई एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, ये कॉस्ट है इनकी। पर ईयर कंजम्पशन उसका देख लिया कितना कितना कंजम्पशन है, और उसके हिसाब से इसको यूनिट कॉस्ट को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 1 लाख कर दिया, तो हमें पता लग गया टोटल हमारी हर एक कंपोनेंट की वैल्यू एक साल में कितनी कितनी कंज्यूम की है हमने। उसके बाद से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, जिससे कि जो हाईएस्ट वैल्यूड आइटम है वो टॉप पे रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट, देन ऑफ कोर्स जो लीस्ट है वो एंड में रहेगा। यहां हम देखते हैं कि टोटल 476.63 लैक्स में वेरी रफली 330 के आसपास तो केवल यही 2 पार्ट हैं, और फिर हमारे जो है रिमेनिंग 8 पार्ट जो है वो रिमेनिंग में आते हैं। अगर हम इसको परसेंटेज में डिवाइड करें तो अब टोटल 476.63 है, और ये हमारी यूनिट वैल्यू आई थी, यहां पे उतार ली। इसको हमने अगर 1 by 1 करके अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 41% यूज होता है हमारा पार्ट नंबर 3, देन अनदर 29% यूज हो रहा है पार्ट नेम जिसका है 7। तो ये 2 पार्ट मिला के हमारे हो जाते हैं वेरी रफली 70%, 70.5%, यही 2 पार्ट हो जाते हैं। इनको हम मानेंगे ए कैटेगरी में। दिस इज वॉट वी डू। आई थिंक यहां तक अब हम लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साल का कंजम्पशन ले लिया, उसकी कॉस्ट ले ली, उसको फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। जो हमारे टॉप के हैं, जो आइटम 80% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 20% आइटम, उनको हमने कर लिया ये भैया मेरे ये ए क्लास कैटेगरी के आइटम है। रिमेनिंग 3 आइटम 5, 9, 8 ये पार्ट नेम जो है ये मेरे कंस्टिट्यूट करते हैं टोटल 90%, यहां पे बन जाता है मेरा 70% से 90%, सो वेरी रफली 20% ये है मेरे। बाकी जितना भी बचा हुआ है रिमेनिंग 5, वो रिमेनिंग 10% में, उनको मैं मानता हूं सी। नाउ इसमें हमें फायदा क्या है एबीसी करने में? ए कैटेगरी के जो हमारे पार्ट नेम हैं, जो ए कैटेगरी के हैं, ये पार्ट टॉप मैनेजमेंट इस पे नजर रखता है, क्योंकि ये हाई वैल्यू 90% तो इसी में कॉस्ट आ रही है, 70% सॉरी ए पे। तो इस पे मैनेजमेंट भी नजर रखता है कि इसकी इन्वेंट्री कितनी चल रही है, मेरा पैसा इसमें ब्लॉक तो नहीं हुआ है, जैसे ये मेरा मटेरियल आ रहा है मैं इसको बेच पा रहा हूं। तो इस ए कैटेगरी के जो आइटम्स हैं उस पे नजर रहती है। इसकी इन्वेंट्री का जो मिनिमम मैक्सिमम लेवल है उसके नॉर्म्स भी थोड़े से अलग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
सप्लायर कहाँ पे है, कितनी दूर है, क्वालिटी प्रॉब्लम है नहीं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट अल्टीमेट एम ये होता है कि ये ए कैटेगरी, ए क्लास के जो कंपोनेंट्स हैं, इस पे मैं कम से कम पैसा ब्लॉक करूं, ये मेरा एम है। नेक्स्ट आ जाता है बी कैटेगरी के आइटम जो 20% कॉस्ट है, इसको भी मैं देखता हूं कि भैया मेरे इस पे नजर रखते हैं, ये कहीं मेरी कॉस्ट इस पे 20% जो कंस्टिट्यूट करें टोटल कॉस्ट का, आई शुड नॉट बी स्पेंडिंग मोर ऑन दिस। जो बचे हुए आइटम हैं 5, उस पे मैं अपना मिनिमम और मैक्सिमम लेवल पे थोड़ा रिलैक्स भी कर सकता हूं। उसमें मैं हो सकता है बोल दूं यार एक दिन नहीं, चलो इसको 2 दिन का 3 दिन का इन्वेंट्री लेके रखते हैं एक्स्ट्रा। अगर एक ही मैंने माना है 5 दिन की इन्वेंट्री लेकर चलूंगा, तो सी की बोलता है 7 दिन के लेके चलते हैं सी, बाकी चीज अगर सेम है तो सी को मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, बिकॉज इसकी कॉस्ट कम है, ये केवल 10% कंस्टिट्यूट कर रहा है टोटल कॉस्ट का। Then is points to be considered for setting minimum, maximum and reorder level. So first is the lead time. How much time the supplier is taking after the order is released. Second is the category, ABC कैटेगरी जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, उसमें जैसे A कैटेगरी में और B कैटेगरी में और C कैटेगरी में लीड टाइम अगर सेम है, but still there can be a difference in maximum and minimum level. Then of course the shelf life of the material. जब हम लोग मिनिमम मैक्सिमम लेवल सेट कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं उस मटेरियल की शेल्फ लाइफ तो कम नहीं है, वो तो नहीं खत्म हो जाएगी। हमने मैक्सिमम लेवल माना कर दिया 10 दिन और उसकी शेल्फ लाइफ 3 दिन है, मटेरियल आया 3 दिन के बाद खराब हो गया मटेरियल, तो वी नीड टू कंसिडर अबाउट the shelf life of the material also. Then the storage space. Do we have sufficient storage space? जितना भी हम लोगों ने मटेरियल में लेवल सेट किए हैं, अगर मेरे पास सारे के सारे मटेरियल जो है मैक्सिमम लेवल पे हो, तो मेरे पास उसको होल्ड करने के लिए स्पेस है, अगर है देन फाइन। देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस इफ एनी। बहुत सारे चीजों में, फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स में होता है कि यू कैन नॉट स्टोर मोर देन दिस मच ऑफ केजी और दिस मच ऑफ टन ऑफ मटेरियल ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल। ये गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, दे इशू दिस द लाइसेंस आल्सो बेस्ड ऑन दैट। सो वी नीड टू check the government regulations also while fixing the maximum and minimum level. Requirement trained monthly. हमें मंथली रिक्वायरमेंट ट्रेंड पता होना चाहिए कि इसका रिक्वायरमेंट ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से हमें सेट करना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम लेवल हम कितना रखें। देन पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोल्यूशन। ऐसा हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो मटेरियल कुछ दिन के बाद ऑब्सोलीट हो जाए, कस्टमर के पास उसकी डिमांड ना रहे, तो हम लोगों को उसका जो स्टोरेज है उसी के हिसाब से करना चाहिए, सो दैट वी डू नॉट लूज द मटेरियल, लूज द मनी। हमारे पास आया पड़ा हुआ है, क्योंकि अब लेने वाला कोई नहीं बचा, तो वी शुड चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोल्यूशन ऑल्सो एंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस रिविजन। बहुत सारी चीजों में होता है 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में प्राइस रिवाइज होता है, तो हम जब उसके मिनिमम मैक्सिमम लेवल सेट करते हैं और रीऑर्डर क्वांटिटी भी सेट करते हैं, तो बहुत कॉन्शियस रहते हैं हम लोग इसमें कि अगर प्राइस का हमें पता लग रहा है कि शायद ये बढ़ सकता है प्राइस, तो हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा दें। जब पता लगे प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो हम उतना ही मंगाएं जितना हमें चाहिए हो। देन चैलेंजेस टू मेंटेन द लेवल्स। वन इज द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। ये दोनों तरफ से है फ्लक्चुएशन इन डिमांड। पहला तो है ही है कि जब हम मैक्सिमम मिनिमम लेवल सेट कर रहे हैं और फ्लक्चुएशन अगर 100% ऊपर नीचे हो, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है मिनिमम मैक्सिमम लेवल को सेट करने में, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट एकदम ज़्यादा आ गई तो पता लगा हम मैक्स मिनिमम लेवल से नीचे चले गए, स्टॉक आउट हो गया। और अगर सडनली हमारे पास रिक्वायरमेंट 0 हो गई, बहुत ही कम हो गई, तो पता लगा हमारे पास हमने ऑर्डर ऑलरेडी दे रखा है, कंज्यूम हो नहीं रहा, मैक्सिमम लेवल से ऊपर निकल गए। लेकिन इस चीज का दोस्तों हमारे यहाँ इंडस्ट्री में लोग फायदा भी बहुत उठाते हैं।
आई एम सॉरी टू से, बट हम लोग कई बार क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट बोलता है यार ज़्यादा मंगा लेते हैं, चलो थोड़ा सा रख लेंगे, एंड अगर उनसे बात की जाए भाई ये ज़्यादा क्यों है, तो बोलते सब डिमांड इसका ऊपर नीचे उतरता है इसलिए हमने मंगा के रखा हुआ है। तो इसका थोड़ा सा फायदा भी उठाया जाता है। Then is the incorrect projection. Marketing will always try to project a higher value. हायर वैल्यू वहां तक सही है, लेकिन अगर कभी वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है तो वहां पे इन्वेंट्री में दिक्कत आ जाती है। सपोज हम लोग, जैसे भी पीछे का एग्जांपल था उसमें 50 पीस पर डे का था, मार्केटिंग आके बोलता है भाई नेक्स्ट मंथ से 100 पीस पर डे का बनाओ, 100 पीस की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, फौरन अपना मटेरियल ऑर्डर कर देगा, डबल ऑर्डर कर देगा। वो अभी 12 दिन का इन्वेंट्री उसकी 600 पीस की है, तब 12 दिन की इन्वेंट्री हो जाएगी 1200 पीस की। तो रीऑर्डर लेवल अभी 400 का था, वो कर देगा 800 का, इन्वेंट्री एकदम बढ़ेगी, मटेरियल एकदम आएगा। पता लगा कि जो डिमांड है वो पहले ही है या पहले से भी कम हो गई, अगेन मेरा मैक्सिमम लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो इनकरेक्ट जो प्रोजेक्शन है उससे भी एक चैलेंज है वो भी हमारे लिए, व्हेन वी सेट द मैक्सिमम मिनिमम लेवल। देन इनकरेक्ट एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। हमने हिस्टोरिकल डेटा देखा कि जब फरवरी का महीना शुरू होता है तो गर्मी के जो शर्ट में जो लगता है फैब्रिक, उसकी डिमांड फॉर एग्जांपल 100 टन हो जाती है, ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। और जब सितंबर या अगस्त या सितंबर आता है तो वुलन में फैब्रिक में बड़ा हो जाता है। लेकिन जब एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें, तो इंस्टेड ऑफ 100 टन्स वी somehow some calculation or something, some observation, they come out with the conclusion that it is 50 tons or 150 tons। तो अगर एनालिसिस गलत है वो उसी के हिसाब से ऑर्डरिंग हो जाएगी, तो या तो हम इन्वेंट्री को क्रॉस कर जाएंगे या मिनिमम से नीचे रह जाएंगे। सो द एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा शुड बी करेक्ट। देन स्लिपिंग इन ओवर सेफ्टी मोड, मंगा के रख लेते हैं, पता नहीं कल कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये एक जनरल ट्रेंड है, जनरल टेंडेंसी है, एंड दे गेट मोर एंड मोर मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, which of course piles up। and last but not the least, the single source। अगर किसी आइटम का हमारे पास एक ही सोर्स है तो कोशिश ये होती है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मंगा के रख लें। कहीं कोई दिक्कत आ गई उसके पास, तो हमारे पास कोई और दूसरा सोर्स ही नहीं है, तो हम उसको ज़्यादा मंगा के रख लेते हैं। वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग नॉट ओनली सिंगल सोर्स बट सभी सप्लायर से वो बोलते हैं भाई 1 हफ्ते की इन्वेंट्री अपने पास रखा करो। अगर वो रखते हैं तो अच्छी बात है, तो उसमें कम से कम सेफ्टी हो जाती है हमारी कि अगर कभी कोई सडन क्वालिटी इशू होते हैं या कोई भी दिक्कत होती है, ट्रक बीच में खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट प्रीमियम फ्रेट से, बाई एयर वगैरह से कैसे मंगा के हम मटेरियल वो मंगा सकते हैं जो उसके पास स्टॉक है। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट को। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। जहां पे इंपोर्टेड पार्ट्स यूज होते हैं वो लोग थोड़ा सा इन्वेंट्री का उनका नज़रिया थोड़ा सा अलग करके चलते हैं। वो लोग, उनको फॉरेन एक्सचेंज का भी ध्यान रखना होता है कि डॉलर रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि मैं ज़्यादा मंगाऊंगा तो मेरे को सी का फ्रेट कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मेरे को वेयर हाउस भी करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें जब इंपोर्ट करते हैं हम तो। और लोकल जो मटेरियल लेते हैं हम लोग, तब भी हमारे पास अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग चैलेंजेस है। तो हमने इस सेशन में जो भी कुछ देखा अभी, एक बहुत ही जनरलाइज्ड या नॉर्मल एक हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो हर इंडस्ट्री में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको अगर इसमें कुछ और सजेशन हो जिसको हम लोग शेयर कर सकें, तो आप प्लीज़ मुझे लिख के दीजिएगा
मैं इसको ज़रूर एक सेशन और लूँगा फिर, और वो चीज़ भी कवर करूँगा। आपको अगर ये पसंद आया हो सेशन तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।